गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर संजीत माचरा, नेशनल कॉलेज सिरसा से। हमारी जो पीछे बात हुई सिक्योरिटी काउंसिल पे, सिक्योरिटी काउंसिल की संरचना और उसके कार्य या शक्तियों के बारे में बात हुई। तो हमने देखा कि सिक्योरिटी काउंसिल की शक्तियों में सबसे अहम शक्ति जो है सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स या सदस्यों को, वो है वीटो पावर, निषेधाधिकार की शक्ति। तो ये जो वीटो पावर है वो सुरक्षा परिषद के सदस्यों में 5 जो स्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, उन 5 स्थायी सदस्यों को एक विशेष अधिकार है, जिसका अर्थ ये होता है कि एक ऐसी शक्ति जिसके द्वारा किसी भी निर्णय को रोकने में सक्षम हो, चाहे वो निर्णय बहुमत से भी किया गया हो एक प्रकार से। तो आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे वीटो इन द सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि सुरक्षा परिषद को जो निषेधाधिकार की शक्ति मिली है उसके बारे में। उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा चैनल अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी आगे बताएं। अगर किसी लेक्चर में आपको लगता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं वीटो इन दी सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद में वीटो पावर। सबसे पहले बात करते हैं कि सुरक्षा वीटो पावर जो है वो जब संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया उस समय से ही वीटो पावर के ऊपर काफ़ी बड़ी बहस हुई, वीटो पावर के ऊपर काफ़ी चर्चा हुई, काफ़ी वाद विवाद हुआ। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कहा भी था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए महाशक्तियों में आपसी सहयोग अनिवार्य है, और ये आपसी सहयोग कब है, ये तभी संभव होगा जब इन महाशक्तियों को वीटो पावर दी जाए या निषेधाधिकार की शक्ति से संपन्न किया जाए। उनका कहने का मतलब था कि महाशक्तियों को उनकी शक्ति के अनुरूप अगर अधिकार नहीं मिलेंगे तो आपसी सहयोग नहीं कर पाएंगे, और अब जब आपसी सहयोग उनका नहीं होगा तो कहीं ना कहीं राष्ट्र संघ की भांति संयुक्त राष्ट्र संघ भी सफल होगा, ऐसा उम्मीद नहीं की जा सकती। उसके बाद अमेरिका के ही विदेश सचिव ने एक बात कही, हल ने क्या कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में बिना वीटो पावर के हमारी सरकारें एक दिन के लिए भी नहीं रहेंगी। कहने का मतलब था कि महाशक्तियां संयुक्त राष्ट्र संघ में तभी सहमत हुई, उसकी मेंबरशिप में तभी सहमत हुई जब उनको कुछ विशेष अधिकार देने के लिए सहमति संभव हुई। और इसी प्रकार से वीटो पावर के बारे में जो है, अंतर्राष्ट्रीय वीटो पावर के बारे में ये कहा भी जाता है कि जो वीटो की शक्ति है उसका मुख्य रूप से उसका विचार क्या था कि युद्ध की संभावनाओं को, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध की संभावनाओं को समाप्त करना था और विभिन्न झगड़ों को विभिन्न सम्मेलनों के द्वारा सुलझाया जाना था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वीटो पावर के अंतर्गत एक प्रकार से इस प्रकार का अधिकार जो किसी व्यक्ति को या किसी राष्ट्र को उसके किसी भी निर्णय को पलटने का या बदलने का या रद्द करने की क्षमता या अधिकार देता है, उसे हम वीटो कह सकते हैं। हालांकि जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि ये जो लास्ट पर है, ये जवाहरलाल नेहरू की स्टेटमेंट है कि निषेधाधिकार का जो विचार है वो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध की संभावनाओं को समाप्त करना तथा झगड़ों को सम्मेलनों द्वारा सुलझाया
जाना चाहिए, ये उसका मुख्य काम है। इसके बाद बात आती है कि वीटो का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है। निषेधाधिकार की व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्टिकल 27 में की गई है। 27 में वोटिंग प्रोसेस के बारे में बात की गई है और उस वोटिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग निषेधाधिकार का अर्थ क्या है कि किसी व्यक्ति को किसी निर्णय को रद्द करने की शक्ति या अधिकार, चाहे वो निर्णय बहुमत का निर्णय ही क्यों ना हो। यानी कि जिन देशों के पास वीटो पावर है वो किसी भी निर्णय को रद्द करने का अधिकार रखते हैं। एक इंडिविजुअल देश अधिकार रखता है, चाहे वो निर्णय उन सब ने बहुमत से भी क्यों न लिया हो। तो इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 5 देश स्थायी सदस्यता रखते हैं उनके पास ये शक्ति है। 5 कौन से हैं? USA, चाइना, रसिया, फ्रांस, ब्रिटेन आदि देश हैं जो स्थायी सदस्यता रखते हैं और जिनके पास वीटो पावर है। इसके बाद है कि ये जो वीटो पावर की शक्ति है ये एक प्रकार से इसलिए अपनाई गई, क्यों अपनाई गई? क्योंकि वो संयुक्त राष्ट्र संघ को एक सफल संस्था बनाना चाहते थे। क्योंकि बिना इस शक्ति के महाशक्तियाँ आपस में सहयोग करने पर सहमत नहीं हुई, क्योंकि हमने देखा कि उनके पास ये जो विशेष अधिकार वीटो पावर नहीं थी। इस वजह से महाशक्तियों ने राष्ट्र संघ में भी सहयोग नहीं किया और राष्ट्र संघ क्या हो गया? असफल हो गया। तो इसलिए मुख्य रूप से वीटो पावर महाशक्तियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाई, आपस में सहयोग करने को सहमत हुए और उसी की वजह से कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र संघ सफल हो पाया। उसके बाद हम बात करते हैं मतदान की प्रक्रिया कि वीटो पावर में इस वीटो प्रक्रिया का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, निषेधाधिकार की शक्ति का प्रयोग कैसे करते हैं। आर्टिकल 27 में निषेधाधिकार के बारे में बताया गया। वो कैसे है कि निषेधाधिकार के बारे में मतलब जो सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं वो मतदान कैसे करते हैं। एक तो है साधारण विषय, दूसरा है महत्वपूर्ण विषय। 2 प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं और ये निर्णय करना सुरक्षा परिषद का काम होता है कि कौन से विषय साधारण विषय हैं, कौन से विषय महत्वपूर्ण विषय हैं। साधारण विषय वो विषय होते हैं जिनमें सुरक्षा परिषद के 15 मेंबर्स में से कोई भी 9 सदस्य बहुमत के द्वारा निर्णय ले सकते हैं और उसमें वीटो पावर का प्रयोग आमतौर पर नहीं किया जाता या उसमें वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर सकते। महत्वपूर्ण विषय वे हैं जिन विषयों में सुरक्षा परिषद के सदस्य बहुमत से तो निर्णय लेते हैं, कोई भी 9 सदस्यों का बहुमत जरूरी है, लेकिन उसमें वो जो 5 स्थायी सदस्य हैं उन 5 की सहमति कम से कम अनिवार्य है। अगर 5 सहमत नहीं होंगे तो उन महत्वपूर्ण विषय पर कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता। तो मतदान प्रक्रिया में 2 प्रकार के विषयों पर मतदान होता है, साधारण और महत्वपूर्ण। कुछ विशेष परिस्थितियों में निषेधाधिकार या वीटो पावर का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये कुछ अपवाद हैं, एग्जेम्पशंस हैं। जैसे कि किसी कार्यविधि से संबंधित मामलों का अगर कोई बात होती है तो कार्यविधि से संबंधित मामलों में निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता, निषेधाधिकार उपयोग में नहीं लाया जा सकता। या इस तरह के वाद या इस तरह के विवाद जो किसी एक पक्ष को रखते हो, किसी एक पक्ष से संबंधित हो, उसमें नहीं लाया जा सकता, वीटो पावर का प्रयोग नहीं किया जा सकता। या ऐसे मामले, इस प्रकार के विवाद जिनका संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्याय 6 के आर्टिकल 52 से और 52 के 3रे पार्ट से जिसका संबंध हो, उस प्रकार के विषयों का ऊपर वीटो पावर का प्रयोग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है कि दोहरा निषेधाधिकार या डबल वीटो पावर। इसके बारे में भी
संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुच्छेद 27 में कहा गया है। अनुच्छेद 27 के अकॉर्डिंग जो संयुक्त राष्ट्र संघ में विषय होते हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, जैसा कि हमने पीछे देखा। एक महत्वपूर्ण विषय, दूसरा प्रक्रिया संबंधी विषय। प्रक्रिया संबंधी विषय या महत्वपूर्ण विषय। प्रक्रिया संबंधी विषय, और ये कौन से विषय महत्वपूर्ण है या कौन से विषय प्रक्रिया संबंधी है, इन सब के ऊपर निर्णय करने का काम किसका होता है? संयुक्त राष्ट्र संघ का या महासभा का। तो इस समय जब किसी विषय के ऊपर ऐसा फैसला लिया जाता है कि किस विषय को प्रक्रिया संबंधी विषय में डालना है या किस विषय को महत्वपूर्ण विषय में डालना है, उस समय भी सुरक्षा परिषद का कोई भी सदस्य वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है। उसके बाद अगर वो विषय पर मतलब किसी विषय में शामिल हो गया और उसके ऊपर कुछ चर्चा हुई, कुछ फैसला लेने की बात आती है, तो बाद में कर लेंगे। तो फैसला लेने की अगर बात आती है तो क्या करना पड़ता है? तब भी जिसने पहले वीटो पावर का प्रयोग किया था वो वीटो पावर का प्रयोग दोबारा कर सकता है। यानी कि डबल वीटो का अर्थ है कि कुछ विषय जैसे कि मतलब प्रक्रिया संबंधी विषय को महत्वपूर्ण विषय में शामिल करना है या प्रक्रिया संबंधी बनाना, ये निर्णय लेना, और ये निर्णय लेने के बाद जब उस पर कोई महत्वपूर्ण काम होता है उस समय भी कोई राष्ट्र वीटो का प्रयोग कर सकता है। यानी कि एक सदस्य 2 बार वीटो पावर का शक्ति का प्रयोग कर सकता है। इस प्रकार की शक्ति को डबल वीटो या दोहरा निषेधाधिकार कहा जाता है। उसके बाद आता है कि निषेधाधिकार का व्यवहार में प्रयोग या प्रैक्टिस किस प्रकार की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने निषेधाधिकार की अगर बात करें तो वास्तविक में व्यवहार में जो प्रयोग किया गया उसने सुरक्षा परिषद के लिए शर्म या कलंक का काम ही किया है, क्योंकि पूरे विश्व में जनमत किसी भी रूप में निषेधाधिकार या वीटो पावर की शक्ति का समर्थन नहीं करता, वो वीटो पावर की शक्ति का विरोध ही करता है। एक लेखक के अनुसार हम कह भी सकते हैं कि निषेधाधिकार की शक्ति का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा है। संकट के समय इस अधिकार का प्रयोग के कारण कई बार ऐसा हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों में काफ़ी बाधाएं उत्पन्न हुई हैं। तो इसलिए निषेधाधिकार की शक्ति का व्यवहार में प्रयोग ने कहीं ना कहीं सुरक्षा परिषद के लिए कलंक या श्रम का या संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए श्रम का काम किया है। दूसरा है कि निषेधाधिकार का दुरुपयोग या गलत तरीके से प्रयोग करना संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी पवित्र संस्था को सफलतापूर्वक संचालन में बाधा भी उत्पन्न करता है, और इसी कारण से सुरक्षा परिषद कहीं ना कहीं अधिक प्रभावशाली नहीं हो पाई। और इसी की वजह से 1950 में क्या किया गया? शांति के लिए एकता प्रस्ताव लाया गया। कारण क्योंकि सुरक्षा परिषद में अनावश्यक रूप से वीटो पावर का प्रयोग किया जाता था, और निषेधाधिकार या वीटो पावर से सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को सम्मानित किया गया है, जिसे सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को सम्मानित किया गया है। वीटो पावर से सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को सम्मानित किया गया है, और सुरक्षा परिषद ने प्रभावशाली कार्य करके कहीं ना कहीं इस वीटो पावर ने काफ़ी निर्बल बना दिया है, काफ़ी कमज़ोर बना दिया है। उसके बाद आता है कि ये जो निषेधाधिकार की शक्ति है या ये जो वीटो पावर है उसके ऊपर काफ़ी बहस हुई। कुछ विद्वान इसके पक्ष में आए, कुछ विद्वान इसके विपक्ष में आए। तो पक्ष और विपक्ष में तर्क की बात करें तो जो विद्वान इसके विपक्ष में बोलते हैं उनके क्या तर्क है, उनमें कुछ है। उनमें महत्वपूर्ण विद्वान है वेलेट, केल्सन, गुडस्पीड, ईपीचेज, रैपर्ट। ये वो विद्वान हैं जो वीटो पावर के विपक्ष में बोलते हैं, विरोध करते हैं। विरोध किस बात पर कहते हैं? समानता के सिद्धांत का अंत। कैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर सभी सदस्य को समानता के आधार पर मेंबरशिप दी गई, शक्ति दी गई, लेकिन जो 5 सदस्य राष्ट्र हैं उनको अतिरिक्त शक्ति, अतिरिक्त वीटो पावर अधिकार दे दिया गया।
और उसकी वजह से वो जो 500 महाशक्तियाँ उनमें से कोई भी अगर किसी निर्णय के लिए सहमत नहीं होता तो संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्णय नहीं हो पाता। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में बाकी सभी राष्ट्रों का और उन 5 सदस्य राष्ट्रों का जो शक्ति है उसमें अंतर आ गया। यानी कि समानता का जो सिद्धांत अपनाया गया उसका कोई महत्व ही नहीं रहा। दूसरा, सुरक्षा परिषद के सिद्धांत पर विपरीत या सुरक्षा परिषद के सिद्धांत पर एक प्रकार से कुठाराघात, क्योंकि विश्व में शांति और सुरक्षा की स्थापना का उत्तरदायित्व किसका है? सुरक्षा परिषद का। और सुरक्षा परिषद इस उत्तरदायित्व को निभाने में असमर्थ रही। क्यों? क्योंकि सदस्य राष्ट्र हर मामले में पूर्ण रूप से किसी एक बात पर सहमत नहीं हो पाते थे, कोई ना कोई वीटो का प्रयोग कर देता था। तो इसलिए सुरक्षा परिषद का जो मोटो था किसी एक पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा और हमला करने वाले के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य मिलकर कार्रवाई करेंगे, वो सफल नहीं हो पाया। यानी कि सुरक्षा परिषद के सिद्धांत के विपरीत ये सिद्ध हुआ। उसके बाद है स्थानीय संगठनों का उदय। हालांकि वीटो पावर ने संयुक्त राष्ट्र संघ की या सुरक्षा परिषद के कार्यों में अड़चन उत्पन्न की और बाधा उत्पन्न की, जिसके कारण से सभी राष्ट्रों का संयुक्त राष्ट्र संघ में जो भरोसा था, विश्वास था, उसमें कमी आई। और उसकी वजह से पूरी दुनिया में कई प्रकार के संगठन बने, जैसे सीटो, नाटो, वार्सा पैक्ट, यूरोपियन यूनियन, सार्क, आसियान आदि स्थानीय संगठन बने। क्योंकि जिस प्रकार से सुरक्षा परिषद ने काम किया या वीटो पावर ने सुरक्षा परिषद को अधिक पावर दी 5 सदस्यों को, उससे संयुक्त राष्ट्र में काफ़ी हद तक सदस्य राष्ट्रों का विश्वास कमज़ोर पड़ता चला गया। नेक्स्ट है शिखर कार्रवाई में अड़चन। सुरक्षा परिषद का उत्तरदायित्व है कि किसी भी मसले पर वो जल्दी से कार्रवाई करे, लेकिन कहीं ना कहीं 5 सदस्य हर मसले पर सहमत नहीं हो पाते, कोई ना कोई किसी न किसी वजह से वीटो पावर का यूज कर लेता है, इसलिए सुरक्षा परिषद कार्रवाई करने में सक्षम नहीं हो पाते। यानी कि शीघ्र कार्रवाई करने में काफ़ी समस्याएं और अड़चन उत्पन्न होती है, इसलिए भी वीटो पावर के अधिकार का विरोध करते हैं। उसके बाद है लोक विश्वास में हरास, कि जब बार बार वीटो पावर का प्रयोग किया गया, सुरक्षा परिषद सफल नहीं हो पाई, तो जनमत उसका जनता का विश्वास संयुक्त राष्ट्र संघ में नहीं रहा या जनमत संयुक्त राष्ट्र संघ के पक्ष में नहीं रहा, उसका अंत होता चला गया, वो कमजोर पड़ता चला गया। उसके बाद साधारण और महत्वपूर्ण विषयों में अंतर न होना। अब कौन से विषय साधारण है, कौन से विषय महत्वपूर्ण है, उनका निर्णय कौन करती है? सुरक्षा परिषद करती है। यानी कि पहले से ऐसा डिसाइड नहीं है कि कौन से विषय साधारण और कौन से विषय महत्वपूर्ण है। और सुरक्षा परिषद के 5 जो स्थायी सदस्य हैं वो अपनी इच्छा से किसी भी विषय को महत्वपूर्ण साधारण बना देते हैं, जिससे वो अपने हितों के अनुरूप काम कर सकते हैं। तो इससे भी कहीं ना कहीं वीटो पावर की शक्ति का दुरुपयोग किया गया और वीटो पावर के विपक्ष में इस बात को लेकर के तर्क दिया गया कि ये वीटो पावर का नहीं दी जानी चाहिए। और उसके बाद है नवीन सदस्यों के लिए समस्या। नए सदस्यों को शामिल करने के लिए महासभा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 2/3 बहुमत से शामिल करते हैं। सुरक्षा परिषद में भी जब तक 500 सदस्य सहमत नहीं होंगे, नए सदस्य को शामिल नहीं किया जा सकता। और काफ़ी सारे मसले ऐसे होते हैं जिनमें 500 सदस्य किसी एक मुद्दे को लेकर के किसी एक बात पर आपस में सहमत नहीं हो पाते, इसलिए नए सदस्य के खिलाफ मतलब समस्याएं उत्पन्न होती है। जैसे वियतनाम को अमेरिका ने सदस्य बनने से रोका, काफ़ी लंबे समय तक साम्यवादी चीन इसका मेंबर नहीं बन सका, उसका विरोध अमेरिका ने काफ़ी लंबे समय तक किया। दक्षिण अफ्रीका के लिए भी काफ़ी अड़चन आई। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है जो इसके विपक्ष में बात करती है, या लास्ट हम कहें कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है प्रेस्टीज है, जो महत्ता है, उसको ठेस पहुंचना है कि निषेधाधिकार से संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मान को काफ़ी धक्का पहुंचा, उसकी प्रेस्टीज और महत्ता को काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। इस अधिकार के दुरुपयोग की वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ की साख गिरी, संयुक्त राष्ट्र संघ का मतलब एक प्रकार से अपने महत्वाकांक्षाओं पर, लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए। तो इसलिए निषेधाधिकार की शक्ति ने संयुक्त राष्ट्र संघ को एक प्रकार से कमज़ोर बना दिया। महाशक्तियों के पक्षपातपूर्ण जो रवैया था उससे जनता का विश्वास को एक धक्का लगा, ठेस पहुंची। इस वजह से इसके विपक्ष में तर्क देने वाले कहते हैं कि वीटो पावर का
यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इसके दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इसके समर्थन में बोलने वाले, इसके पक्ष में बोलने वाले भी विद्वान हैं। वो ये उसमें मुख्य विद्वान कौन है? डॉक्टर जेसप, लियोनार्ड, क्लाउड आदि ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने इसके पक्ष में बात रखी, इसका समर्थन किया। एक, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए अनिवार्य, यानी कि निषेधाधिकार जरूरी था, अनिवार्य था। क्यों? क्योंकि बिना निषेधाधिकार के महाशक्तियां एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए राजी नहीं थी, सहयोग करने को तैयार नहीं थी। और जब एक प्लेटफॉर्म पर महाशक्तियां नहीं आएंगी, सहयोग नहीं करेंगी, तो अगर उनमें विवाद होता है, युद्ध हो जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति किस प्रकार स्थापित की जाए, इसका कोई विकल्प नहीं था। दूसरा, महाशक्तियों में टकराव को टालने के लिए कि अगर वीटो नहीं होता, महाशक्तियां सहमत नहीं होती, एक संगठन के साथ नहीं जुड़ती, तो छोटे छोटे उद्देश्यों को लेकर के उनमें टकराव हो जाता और वो टकराव युद्ध में बदल जाए और वो युद्ध कहीं ना कहीं आगे नए विश्व युद्ध का रूप ले ले, इस बात का भी डर था। इसलिए वीटो पावर दी जानी जरूरी थी, अनिवार्य थी। उसके बाद एक पक्षीय निरंकुशता पर प्रतिबंध, यानी कि वीटो पावर की वजह से कहीं ना कहीं महाशक्तियां किसी एक पक्ष की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगता है कि अलग अलग महाशक्तियां अलग अलग विषय, जैसे कश्मीर के मसले की बात करें तो अमेरिका ने जहां पाकिस्तान का या चीन ने जहां पाकिस्तान का साथ दिया, तो रूस ने, सोवियत संघ ने भारत के पक्ष में निषेधाधिकार का प्रयोग किया, यानी कि एक पक्षीय निरंकुशता पर प्रतिबंध लगा। और वीटो पावर की वजह से ही कहीं ना कहीं 1950 के अंदर जो शांति के लिए एकता प्रस्ताव आया 1950 में, वो लाया गया, वो आया, जिससे एकमत होकर के मतलब सहमत हुए महासभा और सुरक्षा परिषद के ऊपर एक प्रकार से नियंत्रण करने का अवसर मिला। उसके बाद है सुरक्षा वाल्व के रूप में, मतलब कि राष्ट्रीय शक्ति की व्यवस्था और संयुक्त राष्ट्र संघ की जो विकासशील शक्ति है उसको जोड़ने वाली एक कड़ी के रूप में काम करता है सुरक्षा वाल्व, सेफ्टी वाल्व। और इससे संयुक्त राष्ट्र संघ किसी एक गुट का हाथों की कठपुतली बनने से बचा है और पूरी तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ ने मतलब अपने सदस्य राष्ट्रों को, वीटो पावर के राष्ट्रों को अपनी मनमर्जी करने की छूट नहीं मिल पाई है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलता का कारण नहीं, कि काफ़ी सारे विद्वान ये कहते हैं कि वीटो पावर ने संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलता का कारण बनी, लेकिन ऐसा नहीं है। जहाँ भी कहीं खतरे की घंटी सुनाई दी, महासभा ने मजबूती से आवाज़ उठाई और उसको कम करने में सक्षम हुए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वीटो पावर का प्रयोग सुरक्षा परिषद के कामों में बाधा अवश्य उत्पन्न की है, काम करने में, कार्रवाई करने में विलंब अवश्य हुए, लेकिन इसके बावजूद इस शक्ति को समाप्त नहीं किया जा सकता। अगर इस प्रकार की शक्ति को समाप्त कर दिया जाता है तो महाशक्तियाँ कभी भी इस बात पर सहमत नहीं होंगी कि विश्व शांति खतरे में पड़ जाएंगी या नहीं पड़ेंगी। और वीटो के बारे में बहुत सारे ऐसे सुझाव भी आए हैं जो जिससे कहा कि वीटो पावर का किस प्रकार प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे कि पहली बात है कि वीटो पावर का प्रयोग केवल उसी समय किया जाना चाहिए जब कोई एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर सैनिक कार्रवाई करता हो, तो उस राष्ट्र को सुरक्षा के लिए वीटो पावर का प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि किसी भी बात पर, किसी भी विषय पर 9 सदस्य राष्ट्र आपस में सहमति पर कट करते हैं तो 27 सदस्यों को उस प्रकार के मसलों में वीटो पावर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा भी सुझाव आया है। अगर किसी महत्वपूर्ण विषय को 2/3 बहुमत से निर्णय हो रहा है, महासभा 2/3 बहुमत से पास कर रही है और सुरक्षा परिषद के सदस्य भी सहमत है, तो उस समय भी सुरक्षा परिषद को वीटो पावर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसके अलावा महत्वपूर्ण विषय पर इस शक्ति का प्रयोग होता है वो लार्ज स्केल पर नहीं होना चाहिए, वो सीमित होना चाहिए। और उसके साथ साथ सुरक्षा परिषद का विस्तार किया जाना चाहिए और वीटो पावर के प्रयोग के लिए कम से कम 2 सदस्यों की स्वीकृति अनिवार्य होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वीटो पावर के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। तो आज तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य देशों के पास वीटो पावर वो शक्ति है जो इन राष्ट्रों को
विशेष दर्जा देती है, शक्ति देती है, जिसमें 5 27 देशों को ज़्यादा पावर देती है। और कहीं ना कहीं इस वीटो पावर के लाभ भी है, हानियाँ भी है। वीटो पावर की वजह से अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने में जो कार्रवाई करनी पड़ी उसमें विलंब जरूर हुआ, लेकिन उसको असफल नहीं कह सकते। आज संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता के पीछे जो महाशक्तियाँ एक प्लेटफॉर्म पर है, उसके पीछे कहीं ना कहीं हम कारण मान सकते हैं कि वीटो पावर का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा और मानवता को तीसरे विश्व युद्ध से बचाने के लिए जो सतत प्रयत्नशील प्रयासशील है, वो उसमें भी आज तक कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त की है, कामयाबी प्राप्त की है। तो आज की क्लास हमारी यहाँ पे समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे सामाजिक आर्थिक परिषद के ऊपर। शुभकामनाएं, धन्यवाद।